वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक जबरदस्त सेशन लेकर हाजिर हो चुका हूं आपके आने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल अवेयरनेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मेंस के एग्जाम में, आप सभी को पता है, आप सभी को इसकी जानकारी है। और इस नजरिए से हम अभी से ही आपके लिए इस पर फोकस कर रहे हैं कि आपकी जनरल अवेयरनेस आपके प्री एग्जाम के साथ साथ में भी चलती रहे, और जब आप प्री क्लियर करके मेंस में बैठे तो आपको टेंशन ना मिले। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम लाए हैं आपके लिए 3 मंथ बैंकिंग न्यूज से संबंधित 7th सेशन। ठीक है दोस्तों, तो सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने साथी दोस्त यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो इन सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है, आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल टू एवरीवन। जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत तहे दिल से, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास की शुरुआत कर देते हैं। पहला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, इसके बारे में हम बहुत पढ़ा चुके हैं और आपको इस सवाल का सही जवाब पता भी है। तो क्या सोच रहे हैं, रफ्तार के साथ आंसर करिए। हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। आपको बताना है कि इसे किस स्कीम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन सी स्कीम जिसके अंतर्गत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सही जवाब क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है अब तो आपके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका है कि अगर इससे संबंधित कोई दूसरा भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब दे देंगे। तो आप लोग के जवाब एकदम सही आने शुरू हो चुके हैं, करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पे जितने भी दोस्त साथी सेशन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, इस स्कीम के तहत इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इशू किया जाता था। एक लौती संस्था एसबीआई थी। एसबीआई को काफी फटकार भी लगी सुप्रीम कोर्ट से जब इससे संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब बात करते हैं कि जब भी इसे इशू किया जाता था मार्केट में तो कितने दिन के लिए इशू किया जाता था। 15 डेज के लिए वैलिड होता था ये। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए और कितने रिडीम किए गए, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो याद रखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यूड और कितने रिडीम किए गए, ठीक है। आपको इसके बारे में जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में। सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए, सरकार के द्वारा रेगुलर इंटरवल पर नई नई स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। ये योजना वैसे तो 2023-24 के बजट की है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इससे संबंधित सवाल एग्जाम में बने नहीं अभी तक, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को इस योजना को ऑफिशियली नया नाम दिया गया और इसे लॉन्च भी कर दिया गया। इस योजना की मदद से जो भी कारीगर लोग हैं, जो भी छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी कुछ स्पेशल बिजनेस है, यूनिक बिजनेस हैं, उनको कैटेगराइज किया गया। कुल 18 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है इस योजना के अंतर्गत, और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है इस योजना के अंतर्गत जो बजट का आवंटन किया गया है वो कितना है। फटाफट आंसर करिए। टोटल बजट इस योजना के अंतर्गत कितना आवंटित किया गया है, आंसर कर दीजिए। आपके जवाब का इंतजार है, फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? पीएम मोदी अनाउंस टू लॉन्च द विश्वकर्मा स्कीम विद व्हाट बजटरी एलोकेशन। सही जवाब क्या है? 100 करोड़, 60,000 करोड़, 13,000 करोड़, है ना, 79,000 करोड़ रुपीज। करेक्ट आंसर क्या है भाई? तो वो है 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपीज। इस बार के बजट में जो भी नई योजनाएं अनाउंस की गई हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक से आपके पास जानकारी का होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य बातें जो थी इस योजना से संबंधित वो मैंने आपको बता दी हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा बैंक, विच बैंक इज कोलैबोरेटेड विद वीफिन सॉल्यूशंस। वीफिन सॉल्यूशन, इसकी जब बात करते हैं तो ये एक फिनटेक कंपनी है, और टू लॉन्च द डिजिटल सप्लाई चेन, टू लॉन्च द डिजिटल सप्लाई चेन फिनेंस प्लेटफॉर्म, नाम है स्मार्टफिन। देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है। स्मार्टफिन की जब बात करते हैं तो ये डिजिटल सप्लाई चेन फिनेंस प्लेटफॉर्म है, और इसे लॉन्च किया है किसी बैंक ने वीफिन सॉल्यूशंस के साथ मिलकर। उस बैंक के बारे में आपको जानकारी देनी है। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? आपके जवाब का इंतजार है। रफ्तार के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने शुरू हो जाने चाहिए आने। तो देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही जवाब दे पाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है?
और यहाँ पर सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर है यस बैंक। हम बात कर रहे हैं किसकी? यस बैंक की। यस बैंक की बात करें, इसकी स्थापना राणा कपूर के द्वारा की गई थी। राणा कपूर के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। बाद में जो प्रोमोटर हैं यानी कि राणा कपूर की बात करें, उनके द्वारा अपनी हिस्सेदारी इस संस्था में शून्य कर ली गई एट द एंड। इस संस्था की हालत खराब हुई। खबरें 2020 की शुरुआत की हैं। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार यस बैंक से संबंधित उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां जो थी वो लगाई जा रही थी, लेकिन 2020 की शुरुआत में यस बैंक की हालत खस्ता हो जाती है। सरकार को इस पर सोचना पड़ता है। आरबीआई आगे आती है। एट द एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जिम्मेदारी लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस संस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है और संभालता है संस्था को। ये संस्था वापस पटरी पर आती है, काम करना शुरू करती है। लेकिन अभी हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपनी जो भी हिस्सेदारी यस बैंक में उसने खरीदी थी उसको अब डाइल्यूट कर सकता है ना। तो ये एक नई अपडेट है यस बैंक से संबंधित और इस सवाल से जुड़ी हुई। प्रशांत कुमार यस बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉय जो कि इस समय इस संस्था का जिम्मेदारी देख रहे थे। यस बैंक मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं और जो एट द एंड लेटेस्ट बात बताई है वो भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर विस्तार पूर्वक जानकारी है। यस बैंक एंड वीफिन सॉल्यूशंस कोलैबोरेटेड टू लॉन्च स्मार्टफिन, अ डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस एससीएफ प्लेटफॉर्म। सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म को एससीएफ बोल रहे हैं यहां पर। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई सेक्टर को ये सपोर्ट करेगा बाय यूजिंग एचसीएफ सप्लाई चेन फाइनेंस मॉडल्स टू इंप्रूव वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। देखिए आमतौर पर क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी जो होती है उसकी दिक्कत ज्यादा आती है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बहुत सारा मैक्सिमम जो आप देखेंगे जो एमएसएमई कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसे सप्लाई जब किया जाता है तो यहाँ पर तुरंत ही उनको पेमेंट रिसीव नहीं होती। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगता है। इस दौरान उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आती है और यही वर्किंग कैपिटल के कारण, इसी कमी के कारण कई बार बहुत सारी एमएसएमईज नुकसान में जाती हैं और बंद भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा फोकस है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बने रहे और इसके लिए इस एससीएफ प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यस बैंक और वीफिन के साथ मिलकर। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यस बैंक और वीफिन ने मिलकर स्मार्टफिन नाम का एससीएफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे स्पेशली किस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रहेगा। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है। एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इस सवाल का जवाब का भी इंतजार रहेगा मुझे। साथ साथ में आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं मैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कैसे कैटेगराइज करना है, इससे जुड़ी हुई गाइडलाइंस में भी परिवर्तन हुआ था। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है इससे संबंधित एक्ट एमएसएमईडी एक्ट 2006 है, 2006। इसे 2020 में अमेंड किया गया जुलाई के महीने में और अमेंडमेंट के बाद चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई एमएसएमई हो या सर्विस सेक्टर से संबंधित एमएसएमई हो, इनके लिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए गाइडलाइंस सेम कर दी गई थी। ये सवाल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आगे आने वाले समय में लगातार पढ़ाता रहूंगा। ऐसे ही एमएसएमई सेक्टर से संबंधित ये वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ट्रेड्स को भी अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा, जो अभी भी काम कर रहा है मार्केट में। इससे जुड़े हुए सवाल भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो इतनी सारी बातें बता दी एक सवाल के अंदर आपको। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एसबीआई म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड एक्वायर्स 1.5% स्टेक इन विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर रुपीज 190 करोड़। 190 करोड़ में वो कौन सा बैंक है जिसमें हिस्सेदारी खरीदी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने 1.5% की? कौन सा बैंक है भाई? बंधन बैंक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? सही जवाब के कोटक महिंद्रा बैंक चर्चाओं में बना हुआ था अभी हाल में ही, है ना। बिजनेस डेफिशिएंसी जो होती है, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी बोलते हैं, उसके कारण आईटी सेक्शन में उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि नए कस्टमर्स को अपने मोबाइल एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग के माध्यम से एनरोल नहीं कर सकता और साथ में नए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं लगातार बता रहा हूं आपको सारी बातें। यहाँ पर सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है करूर वैश्य बैंक, बिल्कुल सही जवाब है करूर वैश्य बैंक, एकदम परफेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आगे आरईसी लिमिटेड, पहली चीज तो बता दूं, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है ना। इसकी जब बात करते हैं, ये एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है। इस समय इसके पास कौन सा दर्जा प्राप्त है? महारत्न पीएसयू के तौर पर है, महारत्न पीएसयू के तौर पर।
तो आरईसी लिमिटेड की जब बात करते हैं, महारत्न कंपनी है, हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच बैंक, किसी बैंक के साथ इसने अभी हाल में ही एग्रीमेंट किया है, टू को फाइनेंस प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹30,000 करोड़, 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इसने अभी हाल में ही एक एग्रीमेंट साइन किया है किसी बैंक के साथ अगले 5 वर्षों के लिए। उस बैंक के बारे में आपको जानकारी देनी है, कौन सा वो बैंक है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। आंसर करिए फटाफट, कौन सा वो बैंक है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? सही जवाब क्या है, फटाफट बताइए। देखिए बहुत सवाल बड़े ही अच्छे हैं और एग्जाम से संबंधित है, इनमें से शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। तो आपके लिए पिछले 4 से 5 महीने की जो करंट अफेयर है बैंकिंग से संबंधित, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ और हमारी लगातार यही कोशिश है कि आप लोग इस सेशन को देखते रहें, क्योंकि इस सेशन को देखकर आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आप प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, प्री की प्रिपरेशन जारी रहेगी, मेंस की तैयारी कंटिन्यू रहेगी, तो आपको सरदर्द नहीं होना जब आप मेंस का पेपर दे रहे होंगे। तो ठीक है, काफ़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपकी हो चुकी होगी। आज 31 तारीख है, 31 मई है, 4 साल दमदार ऑफर जो है आज के दिन खत्म हो रहा है। आपको ध्यान रखना है, इस ऑफर के साथ जुड़ने का आखिरी मौका है आपके पास। ऑफर्स बार बार नहीं आते, मौके बार बार नहीं आते लाइफ में, मौका दोबारा आएगा लेकिन पहले वाले मौका जैसा नहीं रहेगा। तो याद रखिए, इस मौके का फायदा उठाइए और 2024 में अपने बैंकर बनने के सपने को पूरा करिए हमारे साथ जुड़कर। यहां पर सही जवाब क्या है? तो कौन सा बैंक है? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। कल भी मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक प्रश्न कराया था, जो कि महिलाओं से संबंधित एक योजना को लॉन्च किया गया था। उस योजना के तहत अकाउंट ओपन से जुड़ा हुआ था, वो महिलाओं के स्पेशली विमेंस अकाउंट ओपन किया जा रहा था। उस अकाउंट का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा। सही जवाब क्या है? आंसर कर दीजिएगा आप एक बार, है ना, सही जवाब दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा मंत्रालय है, उस मिनिस्ट्री के बारे में जानकारी दीजिए जिसे अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट प्राइज दिया गया, अवार्डेड फर्स्ट प्राइज इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन। ये सैंडबॉक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। इनोवेशन सैंडबॉक्स का मतलब यहां पर है जो भी नई तकनीक आ रही है उस तकनीक को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर से संबंधित किस प्रकार से हम एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करके उस टेक्नोलॉजी को उस सेक्टर में इंप्लीमेंट करके उस सेक्टर को कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोटोटाइप जैसा होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम। देखिए एक योजना के बारे में चर्चा कर दी गई। अब ये जो स्वामित्व स्कीम है ये बड़ी ही सफल योजना रही। आपको पता है कि भी ग्रामीण इलाकों में जमीनों से संबंधित विवाद बहुत सारे होते हैं। अब इन विवादों को कैसे सुलझाना है, लैंड प्लानिंग कैसे करनी है, रूरल डेवलपमेंट के लिए लैंड प्लानिंग बहुत जरूरी है, लैंड मैपिंग बहुत जरूरी है। तो इन सबसे संबंधित योजना का नाम है स्वामित्व। अब ये स्वामित्व जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत इस योजना की मदद से ये जो सैंडबॉक्स तैयार किया गया था, इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन लैंड गवर्नेंस, ठीक है जी, इसके लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? आपको ये सोचना जरूरी है कि जो ये योजना है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। मैंने आपको लैंड प्लानिंग बताया, लैंड मैपिंग के बारे में जानकारी दी, है ना। तो ये जो योजना है, आप में से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो समझेंगे कि रूरल डेवलपमेंट है, लेकिन करेक्ट आंसर रूरल डेवलपमेंट नहीं है। सही जवाब जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि मंत्रालय किसके पास है, मंत्रालय के मंत्री कौन है भाई, तो ये कुछ बेसिक बातें। पहली चीज तो स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये है स्वामित्व का फुल फॉर्म। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, करेक्ट आंसर है स्वामित्व। इसके बाद आपसे कोई पूछे कब लॉन्च किया गया, तो 24 अप्रैल 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, कोविड का टाइम था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास है? ये है इस समय गिरिराज सिंह के पास। ठीक है, अब देखिए गिरिराज सिंह साहब जो हैं इस बार अगर लोकसभा का चुनाव फिर से जीतते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट दी जाती है या फिर से मंत्रालय ही दिया जाता है, देखने वाली बात होगी, है ना। चुनाव जो है अपनी पीक पर पहुंच चुका है और जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसका इंतजार कर रहे होंगे आप सभी लोग, सरकार किसकी बनेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट और इंडेक्स इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो संस्था है
विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे इंडेक्सेस को रिलीज किया जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सी रिपोर्ट या कौन सा इंडेक्स है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है। तो आंसर करिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट और इंडेक्स इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? आंसर कर दीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर वर्ष एक वार्षिक सम्मेलन होता है और वो होता है दावोस में। इसे आप दावोस समिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें विश्व विकास, विश्व अर्थव्यवस्था, इन सब मसलों पर चर्चा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यहां पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है, जबकि जेंडर गैप रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड रिस्क रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है। इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है वीपो के द्वारा। वीपो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? वो है वहीं पर जहां पर हेडक्वार्टर सिटी है, जेनेवा। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। आप सभी को पता है, जैसे कि अगर बात करें WHO, WTO, वीपो, WMO, ITU, ILO, है ना, UNSCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इन सभी संस्थाओं के मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में ही है। इसलिए जेनेवा को कई बार सिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड का शहर है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे, ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ, लेकिन थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 की है, 1971 की है। हेडक्वार्टर इसका कोलोगनी है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट बॉर्गे ब्रांडे है। और आमतौर पर देखिए 55th, अब तो 55th है, एनुअल समिट दावोस में ही हुई, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे मिशेल बुलॉक, नाम सुना होगा आपने। आमतौर पर जब कोई फीमेल किसी संस्था में पहली बार, कोई फर्स्ट फीमेल किसी संस्था की प्रमुख बनती है तो अपने आप वो खबर बन जाती है। जैसे आप सभी को पता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत हम जेंडर इक्वालिटी को लेकर चल रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी खबरें आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिशेल बुलॉक किसी देश के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुई है। और उस देश के सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा रहा है, कौन सा कंट्री है भाई, जहां पर पिछले 167 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहली बार कोई फीमेल गवर्नर के तौर पर नियुक्ति मिली है। मिशेल बुलॉक नाम है उनका, और 7 वर्षों के लिए, कितने ईयर्स के लिए? 7 ईयर्स के लिए नियुक्ति है। तो 7 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो वहां पर मिशेल बुलॉक की नियुक्ति हुई है एज अ गवर्नर के तौर पर फॉर 7 ईयर्स, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइज, बढ़े आगे, ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। सवाल सभी जबरदस्त हैं, आपको पढ़ना भी अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते चलिए दोस्तों। और इन सभी सवालों की जब बात की जाती है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका मेंस का एग्जाम तो काफी आगे होना है, काफी बाद में होना है, लेकिन हम अभी से ही फोकस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस पर, उन टॉपिक्स पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, एज पर कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, एज पर कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी, वो कौन सा देश है जो विश्व का सबसे, हो सकते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ओपन इकोनॉमी है, व्यापार से संबंधित, नई इनोवेशंस या फिर नई जो क्रिएटिविटी है उसको इंप्लीमेंट करने से संबंधित, ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, आमतौर पर यही सब देश होते हैं जो नंबर 1 पायदान पर रहते हैं। तो कौन सा कंट्री है भाई, फटाफट बताइए, सही जवाब क्या है बता दीजिए, बता ही दीजिए। कौन सा वो देश है जो कि नंबर 1 पायदान पर है, नंबर 1 पायदान पर है? तो फटाफट आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर सही जवाब है सिंगापुर। आप लोग के जवाब एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, सिंगापुर एकदम करेक्ट आंसर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हांगकांग को रिप्लेस किया है सिंगापुर ने। हांगकांग आमतौर पर नंबर 1 पायदान पर रहता था, लेकिन वहां पर चाइना के द्वारा जो बहुत सारा फेरबदल किया गया, बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं,
इसके कारण उसकी जो पोजीशन है वो नंबर 2 पर खिसक गई है और नंबर 1 पर कौन सा कंट्री आ गया है? नंबर 1 पर सिंगापुर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये किसके थ्रू? कैनेडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के हिसाब से हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूएस इनके द्वारा सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है? नंबर 1 पर है सिंगापुर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंगापुर। ठीक है, भारत की रैंकिंग के बारे में बात करें तो भारत की रैंकिंग 87th पोजीशन पर थी। क्या स्कोर था? 6.62 का स्कोर था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट तो अपडेट आया नहीं है, तो हम इसी के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इसमें बस अपडेट करनी है आपको पोजीशंस को। ओके, पढ़े आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर कैटेगराइज नहीं है? मतलब वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि AIFI के तौर पर RBI के हिसाब से शामिल नहीं है? AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। देश में अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट और प्लानिंग से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। देश में इनकी संख्या की बात करें तो कुल संख्या है कितनी? 5। कितनी संख्या है? 5। ठीक है, नाबार्ड, सिडबी, NHB, एक्जिम, ECGC, इनमें से वो कौन सी संस्था है जो कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर कैटेगराइज नहीं है? तो AIFI के तौर पर कौन सी संस्था कैटेगराइज नहीं है? वो है 5वीं, ECGC AIFI के तौर पर कैटेगराइज नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक? देखिए, पहला कमर्शियल बैंक इन इंडिया टू कंप्लीट द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ UPI QR कोड इंटर ऑपरेबल विद इंडियाज डिजिटल रुपी। आप समझिएगा, भारत में डिजिटल रुपी या ई रुपी, इसकी शुरुआत नवंबर के महीने में हुई होलसेल सेक्शन में और दिसंबर में हुई रिटेल में। 2022 की बात कर रहा हूं। उसके बाद से अब धीरे धीरे करके जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, उनको भी इसकी परमिशन दे दी गई है कि वो भी इसे अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकों के माध्यम से भी अब आपके पास मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में अब ई रुपी रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं उस बैंक की जिस बैंक के द्वारा पहली बार देश में, सबसे पहली बार यूपीआई इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया गया था विद इंडियाज डिजिटल रुपी। मतलब डिजिटल रुपी का लेन देन आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है पहली बार जिस बैंक के द्वारा किया गया, वो इस समय देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और उसका नाम है HDFC। क्या नाम है उसका? HDFC बैंक। HDFC बैंक। यूपीआई से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। कोई भी पेपर आप दें, यूपीआई से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा और इसके लिए आपको तैयार रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो जब यूपीआई की हम बात करते हैं तो ऐसे कई प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में जाकर या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूपीआई के माध्यम से कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई ऑटो डेबिट पेमेंट कितना हो सकता है यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई 1 2 3 पे में आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई लाइट के माध्यम से आप कितना वॉलेट में जमा कर सकते हैं एक दिन में या कितना पेमेंट कर सकते हैं, उसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है, आप पॉइंट ऑफ सेल की मदद से कितना मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं POS के माध्यम से, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। NPCI के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक और इसकी पेरेंट बॉडी 1 जुलाई 2023 को मर्ज हो गई थी। इसके बाद इस बैंक का वैल्यूएशन देश में सबसे बड़ा है और इस समय HDFC बैंक के जो प्रमुख है उनका नाम है S जगदीशन साहब। हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक के द्वारा जो भी एप्लीकेशंस, जो भी नए इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं उन्हें याद रखना है, एक अलग कैटेगरी के तौर पर बना के रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आज के इस सेशन को समाप्त करने का समय है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए देखिए, आपको सफलता का इंतजार है, आप चाहते हैं सफल होना। सफल होने के लिए जरूरी है एक बेटर स्ट्रेटेजी, साथ साथ में गाइडेंस, और ये सब चीजें मिलती हैं कहां पर? आपको बैंकिंग वाला पर। हमारी बेस्ट टीम है जो कि बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए बेहतर कंटेंट दे रही है, बेस्ट नॉलेज दे रही है, बेस्ट कोर्सेज ला रही है, और वो भी एफोर्डेबल कॉस्ट पर। PW का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम आप तक एफोर्डेबल कॉस्ट पर एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें।
तो इस नजरिए से आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, 4 साल दमदार ऑफर, 80% तक का आपके लिए ऑफर है, यहाँ पर ऑफ है सभी कोर्सेज पर, रनिंग कोर्सेज पर। आप इस कोर्स को, इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और जो ऑफर रन कर रहे हैं, बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक सेट, बैंकिंग 1 पास, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है इस सेट के साथ आपके लिए मात्र 4099 में। इतने अफोर्डेबल कोर्सेज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बेस्ट टीम है बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन की आपके साथ जुड़ी हुई है, और इसके साथ आप 2024-25 को सफल बना सकते हैं, अपना बैंकर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। बैंक महापैक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2379 में है, और बैंक महाविश्वास पैक की जब बात करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 3399 में है। 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जैसे कि अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी मिलेगा आपको, 24/7 डाउट है, मॉक टेस्ट है, इंटरव्यू, सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। ओके, तो एक बैच ले लीजिए, उसके बाद निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहिए, सफलता आप तक पहुंच जाएगी, ये हमारा वादा है। अल्टीमेट IBPS SBI फाउंडेशन बैच फॉर बिगिनर्स, जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बैच है, और मात्र 1629 का है, 1629 रुपए का बैच है आपके लिए। इससे बेहतर क्या मिलेगा? जीरो टू हीरो बैच। इस बैच के साथ जुड़िए, अपने आप को एनरोल करिए। ग्रामीण बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से बैच है, मात्र 1699 में आपके लिए है ये बैच। इस बैच के साथ जुड़िए और प्रिपरेशन को रफ्तार के साथ शुरू करिए। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसके अलावा आप जो भी कोर्सेज परचेज करेंगे, आपको सभी बैंक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। आप सर्च करते होंगे, यहां पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, CA बाई भास्कर सर। इस QR कोड को स्कैन करिए, इस QR कोड के साथ अपने आप को टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़िए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्लास नोट्स, ऑल YT सेशंस मिलेंगे आपको, वीकली लाइव डेट सेशन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पोल्स एंड क्विजेस, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो क्या सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़िए, आगे बढ़िए और इस वर्ष को सफल बनाइए। आप भी सफलता का इंतजार कर रहे हो और हम चाहते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, मुलाकात करेंगे आपसे 2 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।